आपका प्रतिभा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 करेंगे हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब आता है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय है, जब वहाँ पे देखा जाए तो कई सारी सभ्यता का विकास हो रहा था उपमहाद्वीप के पास। तो यही काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोग द्वारा ऋग्वेद का भी लेखन किया गया। उत्तर भारत में दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही साथ दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र चरवाहा बस्तियां के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व से पहले शताब्दी के दौरान मध्य और भारत के शवों को अंतिम सरकार संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। मतलब जो पहले शवों को दफनाया जाता उनके साथ सामानों को भी दफना दिया जाता। अब जो शवों को दफनाने के नए नए तरीके सामने आने शुरू हो गए, और जैसे महापाषाण के नाम से भी प्रख्यात पत्थरों के भी बड़े बड़े ढांचे भी मिलते हैं। यहाँ तक कई स्थानों पर पाया गया है कि शिवों शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों से भी दफनाया गया था। मतलब देखा है तो अब लोहे का प्रयोग भी सामने आता है कि अब उस समय पहले कांस्य की धातु का ज्यादा प्रयोग किया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। अब लोहे की वस्तु का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। 600 ईसा ईस्वी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक लोहे का विकास होना भी शुरू हो गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में नए नए परिवर्तन के प्रमाण भी मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास भी है। इन आर्थिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे, जैसे इनका पता कृषि के उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप के नए नए नगर का उदय भी हुआ। ये जो समय था 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी, इसमें कई सारे राज्य रजवाड़ों का विकास भी होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि इतिहास का इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथ, सिक्के तथा चित्र जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते थे, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ये एक जटिल प्रक्रिया और आपको ये भी आभास होगा कि इन स्रोतों में विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, जो मेन टॉपिक है प्रिंसिप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान की उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसप, क्या पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। किन सी लिपि का? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। इन लिपियों का प्रयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों में सिक्के में किया गया था। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो उपयोग ये जो लिपि है, इनका उपयोग सबसे पहले कौन से अभिलेख में किया गया था? सिक्के में किया गया था। प्रिंसप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों पर सिक्के पर विदेशी यानी मनोहर या मुखकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। कुछ अभिलेख पर राजा का, जैसे कि ये नाम क्या था जो प्रिंसिप या विदेशी का उपयोग जो किया जाता है, ये अशोक के लिए किया जाता था। ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक में से एक था। इस शोध में से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों के और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों को उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एकल सामान्य चित्र का भी तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और ये छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच में कोई संबंध था। शीघ्र ही ये आभास हो गया कि इन संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। कहना राजनीतिक इतिहास में कोई संबंध है या नहीं, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्थिक सामाजिक विकास के बीच में कोई ना कोई संबंध था, लेकिन जो संबंध था वो डायरेक्ट संबंध नहीं था। अब आता है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। किसके बारे में आता है? 16 महाजनपद। ये बौद्ध ग्रंथ में भी दे रखा है और जैन ग्रंथ में भी दे रखा है, जैन धर्म के ग्रंथ में भी दे रखा है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता था, क्योंकि इस काल में अगर देखा जाए तो आरंभिक राज्य, नगर, लोहे का बढ़ते प्रयोग, सिक्कों का विकास के साथ जोड़ा जाता है।
इस काल में बौद्ध का जैन जैसे सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों का में महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख भी है। अभी मैंने आपको बताया था कि बौद्ध और जैन धर्म में भी क्या 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। कहने का मतलब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ में जो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, लेकिन दोनों में जो नाम है महाजनपद के लिए वो अलग अलग प्रयोग किया गया है और कुछ समान है। जैसे बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इसमें ये स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। ये जो थे कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। अधिकांश महाजनपद को राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ ऐसे जनपद होते थे जिन पे क्या समूह का शासन होता था। मतलब गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ऐसे बताकर गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब कि जो समूह मतलब ऐसे जो महाजनपद थे जहाँ पर किसका शासन होता था? समूह का होता था। जैसे कि एक था गण, जहाँ पर संघ नाम के प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था और प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। जैसे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही कुछ बातें वज्जी संघ की कुछ बातें कुछ राज्य में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह से लिखे नहीं जा सके। ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। मतलब कुछ ऐसे भी राज्य थे तो 1000 साल तक बने रहे, लेकिन स्रोत के अभाव मतलब कुछ उनके बारे में कहा नहीं सकता। मतलब जो भी उनके बारे में साक्ष्य या स्रोत है वो क्या बहुत कम है, बहुत कम उपलब्ध है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। पर प्रत्येक महाजनपद की क्या होती थी? एक राजधानी हुआ करती थी। किले से घेरा जाता था महाजनपद को और किले बंद राजधानी के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं से, जैसे कि ये बता रखा है जितने भी है, ये क्या है? जैसे कम्बोज, गंधार, ये क्या थे? ये बाहर के मतलब भारत के उपमहाद्वीप के बाहर के वो थे महाजनपद। और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृति में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। मतलब उस समय अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दी है। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का भी निर्धारण करना शुरू कर दिया है ब्राह्मणों ने। यह अपेक्षा की जाती शासकीय क्षत्रिय वंश से होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनस्पति और चरवाहों में भी कर के रूप में कुछ लिया जाता। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। मतलब धन इकट्ठे करने का क्या कहता राजा का? वो क्या करते अपने पड़ोसी जो राज्य थे उस पर आक्रमण करके वहां से धन इकट्ठा कर लेते और जितने भी वहाँ शिल्पकार होते थे, किसान होते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। इस प्रकार से नगर का विकास किया जाता। और जो राजा वो कौन होगा? क्षत्रिय वर्ग का होगा। धीरे धीरे कुछ राज्य ने अपनी स्थायी सेनाएं, नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब सहायक सेना पर निर्भर थे जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। जैसे इसमें एक अर्थ देखा है, महाजनपद का अर्थ क्या है? जनपद का अर्थ एक ऐसे भूखंड से जहाँ कोई जन मतलब लोग या कुल या जनजाति अपना पांव रखते हैं। मतलब कह रहे हैं जनपद का एक ऐसा अर्थ है जहाँ पे लोग क्या अपना पैर रखते हैं और वहीं पे क्या वो बस जाए प्राकृतिक रूप से। अब आता है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। अब 16 महाजनपद में प्रथम मगध। जो मगध जो जनपद है ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। 600 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी बन गया था। ये आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक ये है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरी की लोहे की खदानें भी यहाँ पाई जाती थी, जैसे कि झारखंड में आसानी से उपलब्ध भी थी, जिसके उपकरण
और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग भी थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों के आवागमन सस्ता सुलभ भी होता था। कहने का मतलब मगध को हमने शक्तिशाली जनपद क्यों कहा, या शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्यों भर कर आया, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो खेती जो की जाती बहुत अच्छे से की जाती। खेती, यहाँ तक कि यहाँ लोहे की खदानें मिली, जैसे झारखंड में मिली, जिससे कई सारे उपकरण भी तैयार किए जाते थे। और यहाँ पे जंगल भी रहा करता था, जहाँ से अच्छे किस्म के हाथी भी मिल जाते थे, जो हाथी जो होते थे सेना के युद्ध में काम आते थे। इसलिए इसको एक महा जनपद कहा गया मगध को। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध के महत्व के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। मतलब कुछ जो लोग उन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ के राजा थे, इनके कारण क्या मगध एक शक्तिशाली जनपद था। इन लेखों के अनुसार बिम्बिसार बिम्बिसार अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। उनके मंत्री उनके नीतियों को लागू करते थे। प्रारंभ में अगर देखा जाए राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है। ये मगध की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ये रोचक बात यह है कि इस शब्द का अर्थ है कि राजाओं का घर। राजगाह का अर्थ क्या है, राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच में बसा एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगाह। उसके बाद किसको बना दी, पाटलिपुत्र को। इन दीवारों का निर्माण किया गया था मगध के आसपास। अब आते हैं एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो लगभग 321 ईसा पूर्व में आए थे। इनका पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था साम्राज्य। और उनके पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातत्व प्रमाण भी शामिल है, जैसे विशेषतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास की पुनर्गणना हेतु समकालीन रचनाएं मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यानी यूनानी राजदूत मेगिस्तीन द्वारा लिखा गया विवरण। मेगिस्तीन ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। आज इसके कुछ अंश भी उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग पर्याय किया जाता था वह था अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। सबता इसके कुछ भाग रचना कौटिल्य के चाणक्य ने भी की थी, जो चंद्रगुप्त के क्या थे, मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख पर्वतीय जैन बौद्ध और पुरानी ग्रंथों तथा संस्कृत के वाङ्मय में भी मिलता है। अगर देखा जाए चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे, उन्होंने जो कौटिल्य जो लिखे थे, मतलब कौटिल्य जो थे जिन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा था जिसमें चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में विवरण मिलता है। यहाँ तक कि जो मेगिस्थनीज थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, इसमें ही मौर्य वंश के बारे में बताया गया था, इसका भी उल्लेख मिलता है। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजाओं के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। मतलब ये बता रखा है कि अशोक एक पहला सम्राट ऐसा था जिसने क्या करा, अगर उसे कुछ भी अगर लिखवाना पड़ता था, मतलब कुछ भी सूचना अगर प्रजा के लिए लिखवाना पड़ता था, तो वो कहाँ लिखवाता था, पत्थरों पर लिखवाता, प्राकृतिक पत्थरों पर, और पॉलिश करके लिखवाता था, और स्तंभों पर लिखवाता था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार भी किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मण के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर भी शामिल है। अब आते साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी थे, जैसे राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में भी किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तर सीमांत फ्रांस से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होंगी? इतिहासकार अब इससे निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं है कि साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। ये संभव है कि सबसे प्रबल
प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतिक केंद्रों पर रहा और इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी में महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। जैसे इसमें बता रखा है कि जो प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतिक केंद्र पर रहा, इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया था, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला अगर देखा जाए तो इस शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी था। उज्जैनी दोनों लंबी दूरी में महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी स्थित है यहाँ, जबकि इसे स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी माना जाता था। अवध साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहा। अत्यंत आवश्यक था कि राजधानी से प्रांतों तक जाने की कई सप्ताहों या महीनों का समय लगता होगा। साम्राज्य को संचालन किया जाता वो भूमि से भी किया जाता था और नदी से भी किया जाता था। अगर किसी वस्तु को मंगवाना होता था या आगमन का कोई भी साधन होता था तो कैसे किया जाता? दो ही तरीके से किया जाता है, कि स्थल मार्ग से किया जाता है, कि नदी के मार्ग से किया जाता। और इस मार्ग पर कम से कम महीना और सप्ताह भी लग जाता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होंगी। मैगजीन ने सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक सीमित 6 उप समितियां का उल्लेख किया। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था और दूसरा यातायात और खान पान का संचालन करना। पहला क्या था काम? एक काम था नौसेना का संचालन करना और दूसरा यातायात और खान पीन का संचालन करना, और तीसरा काम क्या था? सैनिकों का संचालन, और चौथा अश्वरोही मतलब जो घोड़े के सैनिक होते थे उनका संचालन करना। पांचवें रथारोही मतलब जो रथ बांध दिया जाता था घोड़े पे, और जो छठा होता था हाथियों का संचालन करना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मैगजीन ने अपनी बुक में जो सैनिक की गतिविधियों का संचालन किस प्रकार किया है, तो आप 6 बताओगे। जो पहला जो काम पर नौसेना का संचालन करता था, दूसरा यातायात और खान पान का संचालन करता था, और तीसरा क्या था? पैदल सैनिकों का संचालन करता था, चौथा अश्वरोही का संचालन करता था, पांचवा रथारोही का संचालन करता, छठा हाथियों का संचालन करता था। और दूसरी उप समिति में दायित्व विभिन्न प्रकार के उपकरण के ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी करना करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों को और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार में भी किया। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि धर्म के सिद्धांत बहुत साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोग जो जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। मतलब उन्होंने धर्म का जो संचालन किया था अशोक ने, ये कब किया गया था? जब उसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। जब कलिंग पर उसने विजय प्राप्त किया, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई तो उससे देखा नहीं गया। उसके बाद उसने क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद इसको पश्चाताप होने लगा कि जितनी भी मृत्यु हुई है ये किसके कारण हुई है? ये अशोक अपने आप को ही मानता था, जिससे उसने धर्म की नीति को अपना लिया। और ये क्या, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्या महत्वपूर्ण रहेगा कि लोगों के जीवन इस संसार में और उसके बाद भी क्या रहेगा, ये अच्छा माना जाएगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम के विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। मतलब जो धर्म का जो सिद्धांत होता, दूसरे धर्म का आदर करना, किसी धर्म की बुराई ना करना, ठीक है, बड़ों के प्रति आदर करना, किसी प्रकार की कोई हत्या ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सब चीजें। और इसके लिए एक नियुक्ति मतलब एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका नाम क्या था? महामत नाम के अधिकारी, जो धर्म के प्रचार को क्या करते, संचालन करते थे। अब आता है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकार ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इसमें भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक उपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसा साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। कहने का मतलब 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो कई सारे इतिहासकार क्या करते थे, यहाँ की जो रचनाएं थी, यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई थी वो बहुत ज्यादा विशिष्ट मानते थे और इसे एक महान साम्राज्य की पहचान ही मानते थे। और ये की अद्भुत कला के प्रमाण भी थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकार को लगा कि अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेख से क्या थे, अलग थे।
मतलब यहाँ जो अभिलेख लिखे गए थे वो क्या अन्य शासकों से थोड़ा अलग अभिलेख थे। इसमें उन्हें लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुशक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वह बाद के उन राज्यों की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधि भी जोड़ते थे। इसलिए उसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक के प्रेरणा का स्रोत माना। मतलब कहने का मतलब कि अशोक ने जो भी अपने साम्राज्य के लिए किया गया था, उससे अशोक एक महान महान साम्राज्य का राजा माना गया। ऐसा ही माना जाता है कि अशोक क्या राजाओं का राजा है। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिससे उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता।